हेलो एवरीवन, मैं हूं गुरविंदर सिंह और आप हैं पैडो ट्राइब 247 पे, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले तो ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है और ऑफलाइन तो खैर चल ही रहा था सब कुछ, बट ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है और यकीन मानिए ये आखिरी नहीं है। तो शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये जितने भी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया या सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, या जितने भी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं उनका काम क्या है, ये क्यों पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, ये स्टफ क्यों पाया जाता है हमारी बॉडी में। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बिगनर लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे। जिनका बेसिक क्लियर है, जिनको पता है कि ये सिस्टम्स होते क्या हैं, वो बेशक ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, मत देखें। बट जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है, इसीलिए इसको पार्ट 1 नाम दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ये आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है बिल्कुल टाइप्ड मटेरियल है। तो इसको बड़ी शिद्दत के साथ बनाया गया है, बड़ा नाप तोल के बनाया गया है। चीज़ें वो रखी गई हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। ऐसे कुछ पोथी नहीं बनाई गई, मतलब बोल सकते हो कि एक बस लिख नहीं दिया गया। ये वो चीज़ें लिखी गई हैं जिनमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से बोर्ड यूज करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं वो होते क्या हैं। पहले हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। इफ यू थिंक आवर बॉडी इज लाइक अ किट बैग, लाइक अ बॉक्सिंग किट बैग, तो आप बिल्कुल इस चीज को गलत सोच रहे हो। हमारी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल एक खाली सिलेंडर की तरह होती है, खाली ड्रम की तरह होती है, जिसमें जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे प्लेस्ड होते हैं। इस प्रकार से हमारी बॉडी जो होती है वो अंदर से खाली होती है, बिल्कुल क्लियर। इस खाली जगह को, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इस कैविटी को बोलते हैं सिलोमिक कैविटी। क्या बोलते हैं? सिलोमिक कैविटी। ये जो सिलोमिक कैविटी है, इसको ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। इसको डिवाइड कौन करता है? इसको डिवाइड करता है एक बहुत ही प्रोमिनेंट मसल जो होता है, वो होता है डायाफ्राम। क्लियर। हमारी जो बॉडी है वो खाली जगह है, खाली जगह को क्या बोलते हैं? सिलोमिक कैविटी बोलते हैं। उस सिलोमिक कैविटी को दो हिस्सों में, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है। किसके द्वारा? डायाफ्राम के द्वारा। क्लियर। उसके बाद डायाफ्राम ने जब बॉडी की इस कैविटी को डिवाइड कर दिया तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है चेस्ट कैविटी, या इसको थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं। क्लियर। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर। अब एब्डोमिनल कैविटी में भी एक पार्ट और होता है, हालांकि वो पार्ट एब्डोमिनल कैविटी का ही हिस्सा होता है, बट
उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस पार्ट को बोलते हैं पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी, क्लियर? पेल्विक कैविटी बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, बट इसको एक अलग से नाम दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, वो प्लेस्ड होते हैं। क्लियर? हमारी बॉडी क्या है? एक हॉलो ड्रम की तरह होती है, एक खाली सिलेंडर की तरह होती है, जिसको, उस खाली जगह को सिलोमिक कैविटी बोलते हैं। उस सिलोमिक कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? डायाफ्राम द्वारा। डायाफ्राम ने इसको डिवाइड किया। ऊपर वाले हिस्से को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और जो एब्डोमिनल कैविटी के भी नीचे चीजें प्लेस्ड होती हैं, उसको मतलब जो कैविटी नीचे होती है उसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं, जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो प्लेस्ड होते हैं। क्लियर? आगे चलें, चलिए। चलिए, अब हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को ये चीजें, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है, ये क्यों हमारी बॉडी में पाया जाता है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स को जीवित रहने के लिए, ये बॉडी का सेल है, बॉडी के सेल्स को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से मिलेगी? वो एनर्जी हमें मिलेगी फूड से। फूड को तो डायरेक्टली जो है वो सेल यूज नहीं कर सकता। फूड एट द एंड डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस ग्लूकोज को सेल यूज करते हैं। ये ग्लूकोज यूज किया जाता है। ये ग्लूकोज को भी आगे बर्न करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। किसकी मदद से? O2 की मदद से, यानी कि ऑक्सीजन की मदद से। तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? जो इसका ग्लूकोज को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की मदद से, तो जो हमारे अंदर हीट पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, तो वो किस फॉर्म में पैदा होती है? वो केमिकल फॉर्म में पैदा होती है एनर्जी। उसको बोलते हैं ATP। यही इक्वेशन को पूरा करने के लिए जो हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं उसको लाया गया है। अब ये ग्लूकोज कहां से आता है, इसके बारे में जानते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब जो भी हम खाते हैं, बट वी ईट हैविंग एवरीथिंग बट वी ईट हैविंग स्टार्च। जो भी हम खाते हैं उसमें स्टार्च होता है। अब स्टार्च जो है एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। स्टार्च को बॉडी सीधे तौर पे तो यूज कर नहीं सकती। आप बोल सकते हैं स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अब कार्ब्स को या प्रोटीन्स को या फैट को बॉडी हम जब हमारे अंदर डालते हैं तो वो सीधे तौर पे तो हमारी बॉडी उसको यूज नहीं करती। उसको पहले डाइजेस्ट होना होगा, वो डाइजेस्ट होगी और डाइजेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज कहां पे जाएगा? वो ग्लूकोज जाएगा हमारे ब्लड में। ये ब्लड वेसल है। एक मिनट, ये क्या है? ब्लड वेसल। इसमें ग्लूकोज आ गया। अब ये ग्लूकोज को कौन यूज करेगा? ये सेल यूज करेगी। और ये ग्लूकोज को भी बॉडी सीधे तौर पे यूज नहीं करती, इसको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, इसको भी जलना पड़ेगा। वो कौन जलाएगा? वो O2 जलाएगा। यानी कि जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी वो कौन करेगी? ऑक्सीजन करेगी। और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सीधे तौर पे बॉडी सेल्स जो जिंदा रहने के लिए हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, वो ATP की मदद से ही
होता है, क्योंकि सीधे तौर पे एटीपी को यूज करते हैं हमारे बॉडी सेल्स या बॉडी ऑर्गन्स या जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। अब ये ऑक्सीजन कहां से आई, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये अब ये नोज है, ये आ गई नेजल कैविटी, क्लियर, ये आ गई नेजल कैविटी। अब यहां से जो हमारी ऑक्सीजन है, जो हम सांस अंदर लेते हैं, वो कहां पे जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी। तो यहां पे O2 आ गई, तो ये O2 कहां पे जाएगी, फिर से हमारे ब्लड में जाएगी, और ब्लड में ग्लूकोज भी पड़ा है, ब्लड में ऑक्सीजन भी आ गई। तो जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उससे क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, जिसको बॉडी सीधे तौर पे यूज करती है डेली एक्टिविटीज के लिए। क्लियर। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी हम खाते हैं उसका काम क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज, उस फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी देखा कि जो सांस हम अंदर लेके जाते हैं उसका काम क्या है, कि जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड को सप्लाई करना। और ब्लड का काम क्या है, ब्लड इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी जानकारी लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। आपको इन सभी सिस्टम्स और सिस्टम्स का पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है वो तो पढ़ा ही है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। क्लियर। बट ऐसे तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लिखी हुई हैं, तो अगर ऐसे ही चीजें समझ आती तो इन वीडियोस की या क्लासेस की जरूरत ही ना पड़ती। तो आप देखिए, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है आप इस वीडियो को देखिए। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगी, नोट्स तो आप इन वीडियोस का, इस वीडियो का मेन मोटिव पता क्या है, कि आप अपने खुद से नोट्स बना सको, आपको पता हो कि सिस्टम कैसे काम करते हैं। क्लियर। चलिए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा हार्ट है, एक मिनट, थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाते। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया। इतना अच्छा तो नहीं बनाया खैर, पर चल जाएगा काम। चलिए, ये हमारा हार्ट है। हार्ट का स्ट्रक्चर वैसे ऐसा नहीं होता है, ये चीज बनाई गई एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ आ सके। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है। क्लियर। अब हमारी बॉडी में ना 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे पहली आर्टरीज। अब आर्टरीज का काम क्या है, आर्टरीज का काम है हमारे ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स की ओर लेके जाना।
इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें O2 होती है, यानी कि प्योर ब्लड होता है इन आर्टरीज में, और ये ब्लड को हार्ट से बॉडी की ओर लेके जाती है। क्लियर। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा है वेन्स। वेन्स का क्या काम होता है? ये ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर लेके जाती हैं। क्लियर। इसमें मोस्टली CO2 ब्लड होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड। क्लियर। उसके बाद तीसरा आ गया कैपिलरीज। स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये कैपिलरीज जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, ये होती क्या है, इसका काम क्या है। पहले आपको इतना चीज देखनी है कि जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स की ओर लेके जाती हैं, और जो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को बॉडी से हार्ट की ओर लेके जाती हैं, और इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। क्लियर। और जो कैपिलरीज हैं इनका काम हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। चलिए, क्लियर। तो ये हार्ट है हमारा, तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में से वेन्स के द्वारा हमारे हार्ट में आएगा। हार्ट के किस सेक्शन में आएगा? वो आएगा राइट एट्रियम। किनके द्वारा? वेन्स के द्वारा। कौन सी वेन्स के द्वारा? ये दो वेन्स आएंगी, बड़ी वेन्स आएंगी, छोटी छोटी वेन्स के साथ होती हुई ये एक बड़ी वेन्स में ये ब्लड को ड्रॉप कर देंगी। और इन वेन्स का नाम क्या है? जो ऊपर वाली वेन है उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाली वेन है इनका नाम है इंफीरियर वेना कावा। क्लियर। ये दोनों की दोनों वेन्स हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन सी है, तो वेना कावा है। अगर इन दोनों में से पूछा जाए तो वो कौन सी है? इंफीरियर वेना कावा, जो हमारी बॉडी के नीचे वाले हिस्से का ब्लड लेके राइट एट्रियम में डालती है, और जो सुपीरियर वेना कावा है हमारी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में लेके आती है। अब जो ब्लड है, अब ब्लड जो हमारा है वो यहां पे आ चुका है, यहां पे ब्लड आ चुका है हमारा। इसको मैंने ब्लू कलर कर दिया है। क्लियर। अब हमारा ब्लड यहां पे आ चुका है। अब यहां पे आने के बाद हमारा जो ब्लड है वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा इन वॉल्व्स के राही। कहां पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। किस सेक्शन में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। अब जो ब्लड है हमारा यहां पे आ चुका है। किसके द्वारा आ चुका है? तो वो आ चुका है ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो ब्लड है हमारा वो यहां पे नीचे आ चुका है। अब यहां पे भी CO2 वाला खून है, ब्लड है, और यहां पे भी CO2 वाला ब्लड है।
तो इसको प्योर होने के लिए पहले लंग्स में जाना पड़ेगा। इधर से ये जो जा रही है ना ऊपर, एक ब्लड वेसल जा रही है, यहां से ये जो ब्लड है वो कहां पे चला जाएगा, हमारे लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स में क्या है, O2 है, यहां से ब्लड O2 लेगा और प्योर हो जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से ये जो एक ब्लड वेसल निकल रही है, इसमें CO2 वाला ब्लड जा रहा है, CO2 वाला ब्लड जा रहा है, इसमें CO2 वाला ब्लड जा रहा है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको बोला था कि जो ब्लड है, जो आर्टरीज हैं, उसमें प्योर ब्लड होता है, बट ये तो इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है। लेके तो हार्ट से बॉडी पार्ट की ओर ही लेके जा रही है ना। ये देखिए, हार्ट से बॉडी पार्ट यानी कि लंग्स में जा रहा है, पर ये तो इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है। बट मैंने तो लिखा था कि ये प्योर ब्लड कैरी करती है। तो हमारी बॉडी में एक मात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। अब चलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड लंग्स में चला गया, यहां से ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन लेके जो हमारा ब्लड है यहां से यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। क्लियर। यहां पे आ जाएगा O2 वाला ब्लड। अब ब्लड कहां पे आ गया, यहां पे आ जाएगा। अब हमारी बॉडी, सॉरी, हमारा जो ब्लड है वो कहां पे आ गया, इस हिस्से में आ गया। इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं लेफ्ट, इस हिस्से को कहते हैं लेफ्ट, चल जा भाई, एट्री। अब यहां पे जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है, बिल्कुल क्लियर। अब यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है बिल्कुल, पर यहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए कोई भी इस हिस्से में जगह नहीं है। तो इसको भी पहले नीचे आना पड़ेगा, ब्लड को यहां पे आना पड़ेगा, इस हिस्से को, इस हिस्से को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड कहां पे आ गया, इस हिस्से में आ गया। अब यहां पे ये प्योर ब्लड है बिल्कुल क्लियर। अब ये पूरी तरह से तैयार है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो यहां से ये ब्लड जाएगा, यहां से ये ब्लड जाएगा, इस आर्टरी के थ्रू जाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्टा। ये ऑर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ये ऑर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ऑर्टा क्या है, एक आर्टरी है। तो चलिए इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझते हैं। ये देखिए, ये हार्ट हो गया। हार्ट के कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4, यही पड़ा था, 1 2, ये ऊपर वाला 3 और 4, यही पड़ा था। तो पहले हिस्से में ब्लड आया, उसके बाद दूसरे हिस्से में आया, फिर लंग्स में चला गया और लंग्स से ऑक्सीजन लेके तीसरे हिस्से में आ गया, तीसरे हिस्से में फिर चौथे हिस्से में चला गया, और पूरे चौथे हिस्से से ये ब्लड ऑर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। अब ये पूरी बॉडी में जा रहा है, अलग अलग आर्टरीज में इस ऑर्टा ने ब्लड को छोड़ दिया, छोटी छोटी आर्टरीज में इस ब्लड को छोड़ दिया गया ऑर्टा के द्वारा। अब ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा बॉडी सिस्टम में, या कह सकते हैं किसी बॉडी पार्ट में या ऑर्गन में। अब मान लीजिए कोई भी ऑर्गन, मान लीजिए ये मसल है। अब मसल्स को ब्लड की जरूरत है। ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और ग्लूकोज होता है।
जो आगे चल के जरूरत अनुसार एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये जो ऑर्गन है, ये जो मसल्स हैं, इसमें सीधे तौर पे आर्टरीज जो हैं वो एंटर नहीं कर सकती। ये आगे पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होंगी, पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होंगी। ये पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होंगी। ये देखिए, पतली पतली ट्यूब्स में ये डिवाइड होगी। यहां से जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब जो ऑक्सीजन है और जो ग्लूकोज है, इजिली जो एक्सचेंज हो जाएगा मसल और ब्लड के बिटवीन। जो मटेरियल है यानी कि जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है, इस ब्लड में से जो मसल्स हैं वो ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इस पतली पतली ट्यूब्स में छोड़ देंगे। ये पतली पतली ट्यूब्स का क्या नाम है? इसको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज बेसिकली एक एक्सचेंजर का काम करती हैं बिटवीन अ ऑर्गन एंड अ ब्लड। ब्लड और किसी ऑर्गन या पार्ट के बीच एक एक्सचेंजर का काम करती हैं कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज हैं ये आगे कहां पे जाएंगी? ये आगे जाएंगी, अब कैपिलरीज ने ब्लड में से ऑक्सीजन और जो CO2 है वो बॉडी पार्ट को, O2 जो है वो बॉडी पार्ट को दे दी। अब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? वो जाएगा वेन्स में। ये आ गई वेन्स। तो वेन्स के थ्रू ये फिर से हार्ट की ओर वापस चला जाएगा। ये वेन्स जो हैं वो अपना जो ब्लड है वो वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा को दे देंगे। क्लियर? तो ये एक साइकिल है वो चलता रहता है। तो ये तो था कुछ बेसिक हमारे सिस्टम का, कि जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो अपनी बॉडी में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। अब शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये कोई इंसान है, मान लीजिए ये कोई इंसान है। ये उसका नाक आ गया, ये माउथ आ गया। तो ये तो हो गया भाई नेजल कैविटी। और ये कौन सा हो गया? ये हो गया बक्कल कैविटी। ये क्या आ गए? नेजल कैविटी। ये हो गया बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में दांत होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और जो हमारी टंग होती है, जिनका मेन रोल होता है डाइजेशन प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप होता है बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी के बाद ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये कॉमन पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच। यानी कि इस एरिया से हवा भी अंदर आएगी और फूड भी अंदर आएगा। इस कॉमन पैसेज को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्लियर? अब ये फेरिंग्स जो है आगे चल के, ये फेरिंग्स जो है आगे चल के एक और ट्यूब में डिवाइड हो जाएगी। ये आ गई वो ट्यूब। अब ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो हमारे सामने हमारे गले में दिखता है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। और लैरिंग्स से आगे क्या शुरू हो जाता है? ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं।
तो बेसिकली इससे हम क्या चीज समझे कि जो हमारी विंड पाइप है, जो हमारी ट्रैकिया है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे है। डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट के आगे है? यहां से कौन सा पार्ट शुरू हो जाता है? फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ई से भी शुरू होता है, कई बुक्स में ई से लिखा हुआ है, चाहे एसोफेगस बोल दो चाहे ईसोफेगस बोल दो, बात एक ही है। तो हमारी जो ट्रैकिया है, हमारा जो ये जो विंड पाइप है, वो कहां पे है? वो हमारे फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के बिल्कुल आगे की तरफ होती है। फूड पाइप पीछे होती है, यानी कि ईसोफेगस पीछे होती है ट्रैकिया के। क्लियर? अब हम बात करेंगे इस फूड पाइप की। ये फूड पाइप अब हमारी जो बॉडी है वो यहां से शुरू हो जाती है, बॉडी यहां से शुरू हो जाती है। और ये वो ड्रम जो मैंने बनाया था कि हमारी बॉडी जो है एक ड्रम की तरह होती है। क्लियर? तो इसने इस ड्रम को, यानी कि इसमें ड्रम में एंटर कर गई। अब ये फूड पाइप जो है वो डायाफ्राम से भी आगे निकल गई। डायाफ्राम यानी कि जिसने स्लैमिक कैविटी को दो हिस्सों में, ऊपर वाला और नीचे वाला, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड किया था। ये आगे थोरेसिक कैविटी, अब ये है एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? अब इसने जो फूड पाइप है वो जो डायाफ्राम है उसको, उससे भी आगे निकल गई। अब यहां से ये एक चौड़े हिस्से में डिवाइड होगी जिसको बोलते हैं स्टमक। अब यहां से ये इस किस में डिवाइड होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या आ गया? स्टमक। अब एक चीज और देखिएगा, जहां से जो फूड पाइप है यानी कि जो ईसोफेगस है वो स्टमक में गिरती है, तो उस हिस्से को क्या बोलते हैं? उस हिस्से को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होता है ये एक, मतलब बोल सकते हैं कि एक निप्पल की तरह होता है कि फूड को वापस नहीं जाने देता। जो हम खाते हैं पेट में जब खाना चले जाता है तो उस खाने को वापस नहीं जाने देता, ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है। अब ये स्टमक के भी पार्ट्स हैं। जब हम, ये तो एक ओवरव्यू है, आपको एक चीज बता देता हूं, ये एक ओवरव्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसके बाद हम हर एक पार्ट को, बक्कल कैविटी से लेके नीचे एनस तक, हर एक पार्ट को बड़े डीप में स्टडी करेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो टॉपिक है वो एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला नहीं है कि 40 से 45 मिनट की एक वीडियो लगा दी, सामने पीडीएफ चला दी, उसमें पढ़ा दिया और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपका पेशेंस जरूरी है। इवन किसी भी टॉपिक के लिए आपका पेशेंस जरूरी है। आप को ये अकेला डाइजेस्टिव सिस्टम ही 2 से 3 दिन खा जाएगा। क्लियर? तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है। इसके बाद ओवरव्यू के बाद हम हर एक पार्ट को, बक्कल कैविटी से लेके नीचे एनस तक, हर एक पार्ट को बड़े डिटेल में, बड़ी शिद्दत के साथ करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी कोई नहीं है। हर एक चीज को बड़े डीप में क्लियर किया जाएगा। तो हमारा ये जो पार्ट है वो है स्टमक। स्टमक के बाद जो हमारा जो पार्ट शुरू होता है वो होता है ड्यूडिनम। क्या होता है? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के भी आगे 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडिनम के भी आगे 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को क्या बोल, सॉरी, स्टमक के बाद कौन सा पार्ट शुरू हो जाता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं।
सबसे पहले पार्ट का नाम क्या है? ड्यूडिनम। दूसरे का नाम क्या है? ये है ड्यूडिनम, ये हिस्सा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जेजुनम, और तीसरा आ जाएगा इलियम। ये 3 पार्ट हैं। ड्यूडिनम जो है बेसिकली 12 इंच का बोल सकते हो, इसको 12 फिंगर ड्यूडिनम भी बोलते हैं। 12 फिंगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस तरीके से होता है कि हाथ पे हाथ रख के ना ऐसे 12 फिंगर्स जितना बड़ा होता है, इसीलिए इसको 12 फिंगर्स भी बोलते हैं। तो जो बाकी 2 पार्ट हैं वो जेजुनम और इलियम, ये आप बोल सकते हो कि ये काफी बड़े पार्ट होते हैं। लगभग 6 मीटर इनकी लेंथ होती है। और जिंदा शरीर में, अगर डेड बॉडी की बात करें तो ये उससे भी लंबे चले जाते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? ये हमने क्या बनाया? ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। मैंने वैसे डीजे से याद रखा था, डीजे यानी कि ड्यूडिनम, जेजुनम, और एक रह गया वो इलियम। तो यहां पे आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? वो है यहां से ये एक और पार्ट, ये यहां से आ जाएगा। इसको ना मैं दूसरे पेज पे बनाता हूं, ठीक है? चलिए यहां पे बनाते हैं। ये स्टमक आ गया, स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये निकल आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये निकल आया लार्ज इंटेस्टाइन। चल जा भाई, ये पार्ट कौन सा आ गया? ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। यहां से ये इधर चले जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। ये आ गया यहां पे एंड। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। ये पार्ट है सीकम। और जो नीचे है ना ये पतली सी ट्यूब, इसको बोलते हैं वर्नी फॉर्म अपेंडिक्स। अब वर्नी फॉर्म अपेंडिक्स, इसको सीकम को ना ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक। वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इस पार्ट को आगे बाय पार्ट पढ़ेंगे, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो सीकम के बाद अगला जो पार्ट है ना, ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है, इसको बोलते हैं कॉलन। अब कॉलन को भी आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। ये जो पहला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं जो ऊपर जा रहा है, इसके नाम से ही पता चलेगा असेंडिंग कॉलन। ये जो साइड पे जा रहा है ना, इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। और जो नीचे आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। और ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम का काम क्या होता है? रेक्टम का काम होता है कि हमारे जो फीसिस है, जो अनवेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो फीसिस है यानी कि जो पोटी होती है हमारी, उसका स्टोर हाउस होता है, यहाँ पे स्टोर होता है फीसिस। और उसके बाद हम एनएस के थ्रू इसको बॉडी से इजेक्ट कर देते हैं। एनएस के थ्रू बॉडी से इजेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम का।
तो ये तो हमने बात की ऑर्गन्स की, माउथ से शुरू हुए और नीचे एनस तक गए। बट और कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में? तो कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते, बट वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। दूसरा आ गया लीवर, जिससे बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, जो फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लीवर के जो फंक्शन हैं, सभी के फंक्शन जो हैं वो वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में, ये तो एक बस ओवरव्यू है। लीवर के बाद आ गया गॉल ब्लैडर, जिसमें जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है। और चौथा आ गया पैनक्रियास। क्लियर? इन चारों के बारे में भी डिटेल में पढ़ा जाएगा। ये कौन से होते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते, बट डाइजेशन में इनका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बस एक छोटा सा टॉपिक और है, 5-10 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो डाइजेशन है, हमने माउथ से शुरू किया। हमारा जो हमने भोजन को, फूड को अपने अंदर निगला, अपने अंदर लिया, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? उसको बोलते हैं इजेशन, या इंजेशन बोल सकते हैं इसको बोलते हैं इजेशन। क्लियर? दूसरा आ गया, अब फूड जो था वो हमारे अंदर गया, हमारे माउथ में ही जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा जो रस और सलाइवा प्रोड्यूस किया गया, उससे ही डाइजेशन शुरू हो गया। यानी कि जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, फूड अंदर लेने के बाद, वो माउथ से शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? डाइजेशन। ये स्टेप्स हैं सारे फूड फूड को अंदर निगलने से लेके एंड तक, इसको स्टेप्स बोलते हैं डाइजेशन। अपना एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस हैं सारे फूड को ऑब्जॉर्ब करने से लेके, इंजेक्ट करने से लेके इजेक्ट करने तक। तो पहला स्टेप हो गया इंजेक्शन, दूसरा हो गया डाइजेशन। उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो कहां पे जाएगा? फूड डाइजेस्ट होने के बाद कहां पे जाएगा? ब्लड में ऑब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्प्शन। अब अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ये तो हमें पता ही है। ये जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स या बॉडी सेल्स के की ओर उस ऑब्जॉर्ब किए हुए फूड को लेके जाएगा, और उस ऑब्जॉर्ब्ड फूड को जो सेल्स हैं बॉडी के वो यूज करेंगे फॉर डेली एक्टिविटीज, उसको एनर्जी में बदलने के लिए, उसको, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए। तो ऑब्जॉर्ब्ड फूड को जो सेल्स हैं वो यूज करेंगे, उस यूज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? असिमिलेशन। क्लियर? अब असिमिलेशन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रह जाएगा उसको बॉडी से बाहर कर देंगे, इसको बोलते हैं इजेशन। तो ये स्टेप्स हैं फूड को अंदर मुंह में डालने के बाद, और इसको पूरी तरीके से जब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं, तो ये फुल प्रोसेस हो गया, स्टेप्स हो गए एलिमेंट्री कैनाल में। चलो आगे चलते हैं। ये जो स्टेप्स है ना, अब मैंने बोला कि जो भी हम खाते हैं, हर एक चीज हम जो खाते हैं वो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और ग्लूकोज जो है आगे जाके
एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? इन रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि अलग अलग हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म भी आगे दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है काटना किसी चीज को, यानी कि जिस प्रोसेस या जिस रिएक्शंस के थ्रू बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि लार्ज टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमने फूड अंदर लिया, उसमें कार्ब्स भी थे, उसमें प्रोटीन भी था, उसमें फैट भी थी, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया। तो ये प्रोसेस क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट, स्मॉल से फिर से लार्ज चीज बनाना, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाना, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाना। जैसे अब जो हमने खाया था, कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज आगे एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये तो क्या है? जो फूड हमने खाया, फूड के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और ग्लूकोज आगे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बट जो स्टोर्ड एनर्जी है, जिसको हम यूज नहीं करते, वो एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? या तो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, एज एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल से फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। या आप बोल सकते हो कि जो प्रोटीन हम खाते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि मसल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मसल बनाता है जो प्रोटीन हम खाते हैं। तो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंपल फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मसल बन गया। तो ये क्या है? एनाबॉलिज्म, जिसमें बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की ओर जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल की ओर जाते हैं, तो वो कैटाबॉलिज्म हो गया, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल यानी कि सिंपल फॉर्म से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कि एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो एज अ एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट में कन्वर्ट हो जाती है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई वो, तो वो क्या हो गया? वो एनाबॉलिज्म हो गया। क्लियर? तो ये था ओवरव्यू। इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम शुरू करेंगे बक्कल कैविटी से, जिसमें टीथ आ जाएगा, जिसमें टंग आ जाएगा, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड आ जाएंगे। उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं हम लोग इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हमने बेसिक से इसकी डिटेल जानी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप को डिस्क्रिप्शन में इसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो डाल दिया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए,
ताकि आपको जो लेटेस्ट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस हैं वो समय समय पे जो भी जानकारी है वो मिलती रहे। और गूगल प्ले स्टोर पे आप इस लोगो का जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस लोगो का आप जब सर्च करोगे ना पैडो ट्राइब 247, तो इस लोगो का आपको ऐप नजर आएगी, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अभी उस पे खैर बैच वगैरह कुछ शुरू नहीं हुआ है, इन फ्यूचर हम अपनी उस ऐप पे बैच वगैरह शुरू करेंगे। तो फिलहाल आप उसको डाउनलोड करके रखिएगा। जब भी हम उस पे बैच शुरू करेंगे, उसमें बैच में क्या होगा, आपको बड़े लिमिटेड प्राइस पे पूरा A to Z फिजिकल एजुकेशन का कवर करवाया जाएगा। और उसके जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो आपको आपके घर तक थ्रू पोस्ट आपको पहुंचा दिए जाएंगे। और आप इसको डाउनलोड कीजिए ताकि जब भी हम उस बैच को शुरू करें, या आप उस टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, जब भी हम बैच को शुरू करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय निकाला। आप इस चीज़ को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू वेरी मच।